नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल किए जाएंगे पेश। तीनों बिल कल लोकसभा से हो गए थे पास। केंद्र सरकार आज राज्यसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल भी करेगी पेश। 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून में बदलाव से संबंधित 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर कल हुई चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मॉब लिंचिंग के लिए फांसी होगी, जबकि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में एमएनएआर एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को विशेष महत्व देती हूं। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन में आगे बढ़ने के द्वार खुलते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की पूछताछ। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस मामले में अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए ईडी ने फिर किया समन। केजरीवाल कल ईडी की पूछताछ में नहीं हुए थे शामिल। 10 दिन की छुट्टी लेकर चले गए थे विपश्यना केंद्र। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में 78 दिनों से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज होगा फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हम बार बार विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया सहयोग करें, लेकिन वे सहयोग नहीं कर रहे। विपक्ष संसद में चर्चा करना नहीं चाहता है, सिर्फ व्यवधान डाल रहा है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक में गए थे कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन किसी ने उनका नाम तक नहीं प्रस्तावित किया। पीएम का पद तो छोड़िए, उन्हें संयोजक का पद भी नहीं मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राजनीति में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आचरण मर्यादित होना चाहिए। विपक्ष को उनके मर्यादा के दायरे में रहना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम धरती से ऊपर नहीं उठे हैं। पार्टी कैडर को प्रोत्साहित करने के प्रयास में की भारत की प्रशंसा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दिल्ली में की प्रेस वार्ता। कहा कि देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। पूर्व सरकारें औपनिवेशिक मानसिकता से थी ओतप्रोत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा निमंत्रण। बिहार के जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने विपक्षी गठबंधन की बैठक को बताया फेल। कहा, फंड की कमी के कारण बैठक सिर्फ चाय और बिस्किट पर ही रह गई। राजनीतिक दलों ने उड़ाया मजाक। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैला। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं सामने। गोवा में 19 और केरल महाराष्ट्र में एक मामला। केरल में रिपोर्ट हुए कोविड के 300 नए केस। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर निर्णय आज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 दिसंबर को दाखिल की थी रिपोर्ट। तमिलनाडु के मंत्री पोन मुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 साल की कैद और 50 लाख जुर्माने की सुनाई। सजा अपील करने के लिए दिया गया 30 दिनों का समय। लोकसभा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नए आपराधिक लॉ पर की बात। गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि नागरिकों की तरह जानवरों की सुरक्षा के लिए भी एनिमल एक्ट 1960 में बदलाव कर नया एक्ट लाया जाए। 24 भाषाओं में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया जाएगा ये पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने की राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तो 2 को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में देंगी पुरस्कार।
भारतीय कुश्ती संघ का आज होगा चुनाव, शाम तक आ जाएंगे नतीजे। प्रधान पद को लेकर बृजभूषण शरण सिंह खेमे की तरफ से संजय सिंह व दूसरी तरफ राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता शिवरान के बीच होगा मुकाबला। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर मंदिर निर्माण प्रगति और अयोध्या के विकास कार्यों का ले रहे हैं जायजा। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का आज लखनऊ दौरा। राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश में 2019 लोकसभा में हारी हुई 16 सीटों को लेकर करेंगे बैठक। गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के प्रति व्यवहार को सीएम योगी ने अशोभनीय, संसदीय और अक्षम्य आचरण दिया करार। विपक्ष के व्यवहार की सीएम योगी ने की निंदा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार। घबराए नहीं, नया वेरिएंट है, काबू में। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। गोरखपुर में सीएम योगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योजनाओं के लाभ से लोगों का वंचित होना लोकतंत्र पर था गंभीर प्रश्न। 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में सबको देना होगा योगदान। अटल जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य अटल गीत गंगा का आयोजन। मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेतागण और प्रबुद्धजन करेंगे शिरकत। अटल गीत गंगा में युग कवि कुमार विश्वास करेंगे एकल काव्य पाठ। लखनऊ में सैनिक स्कूल में 8 सितंबर 2023 को संदिग्ध हालत में हुई 11वीं के छात्र ओम बुधौलिया की मौत मामले में वार्डन, स्विमिंग कोच समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जनता की समस्याओं के समय से निस्तारण के लिए पब्लिक ग्रीवेंस रिव्यू पोर्टल की शुरुआत की है। लोगों की शिकायत पर अधिकारी की होगी सीधी नजर। इस पोर्टल के जरिए गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी। आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी होगी दूर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 601 चिकित्सा अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया की पूरी, जल्द होगी तैनाती। लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण से जुड़े अभियंताओं को रात में अपनी क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने का दिया निर्देश। दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट। पर्यटन विभाग ने मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर के पास गंगा किनारे पक्का स्नान घाट और पाथवे बनाने को दी मंजूरी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि 48 करोड़ रुपए की धनराशि की गई स्वीकृति। प्रदेश में पहली बार 1 अक्टूबर से शुरू की गई मक्का खरीद है जारी। अब तक 4354 मीट्रिक टन से ज्यादा की हुई मक्का खरीद। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के छपुआ में एक युवक के घर से नशीली दवाओं का जखीरा हुआ बरामद। प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नशीली दवाओं इंजेक्शन को नेपाल में खपाने की थी तैयारी। लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में डिफॉल्टर भूखंड होंगे निरस्त। 8 साल भूखंड लटकाने वालों से प्लॉट वापस लेगी अथॉरिटी। जुलाई 2020 से पहले भूखंड लेकर फैक्ट्री न लगाने पर की गई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में पॉस्को एक्ट के आरोपी को 2 माह 15 दिन के अंदर हुई मृत्युदंड की सजा। 2,20,000 रुपए न्यायालय ने लगाया जुर्माना। आरोपी ने थाना कंपिल क्षेत्र के कटिया गांव में 4 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म। ईडी ने निहारिका सिंह की 2 करोड़ 3 लाख की संपत्ति अटैच की। बैंक बैलेंस, एफडी और बाराबंकी में जमीन को ईडी ने अटैच किया। एनी बुलियन घोटाले के आरोपी अजीत गुप्ता की पत्नी है निहारिका सिंह।
लखनऊ में एसजीपीजीआई की ओटी में वेंटिलेटर के मॉनिटर की गड़बड़ी से लगी थी आग। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम ने विस्तृत जांच कर सौंपी अपनी रिपोर्ट। ओटी में आग लगने से 2 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ के अलीगंज में क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले का किया जा रहा है आयोजन। 60 से अधिक कंपनियां कर रही हैं प्रतिभाग। और सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। मिमिक्री पर बढ़ा विवाद। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना से महर्षि मेही आश्रम भागलपुर जाएंगे। 22 दिसंबर को महर्षि मेही आश्रम में संतों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के जवाहर नेहरू कैंसर अस्पताल में मुख्यमंत्री आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश के मुद्दों पर भी चर्चा की। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के तहत गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में एक दिन में 1.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 47 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एसीबी अधिकारियों के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। श्री पटेल ने चिंतन शिविर में अपनी आध्यात्मिकता और वाक्पटुता का परिचय दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारा हिंदुत्व विकास का हिंदुत्व है। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करने के बाद सभी वर्गों का विकास हो, राज्य का विकास हो, यही हमारी सरकार का काम है। ये आम आदमी की सरकार है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ओडिशा कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रशिक्षित राज्य गुरिल्ला स्वयंसेवकों के साथ बैठक की। भाजपा सरकार की ओर से पेपर लीक को लेकर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के फैसले का पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने स्वागत किया। कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। 17 और 18 दिसंबर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में गैर हाजिर रहने वाले अभ्यर्थियों को बोर्ड ने दूसरा मौका दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के लिए नया अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के अस्पताल में नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की तैयारी की जा रही है। क्रिसमस से पहले बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में देश का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया। इस ट्री को खूबसूरती से सजाया गया है। ओडिशा में पुरी के गांव रघुराजपुर में झोटी चीता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 140 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। झोटी चीता ओडिशा की पारंपरिक कला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपित को जमानत देने से इनकार कर दिया। पंजाब पुलिस गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ उमरी उर्फ लैम्बर को मार गिराया। पुलिस ने जंडियाला गुरु के निकट गांव धारण में मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर किया। त्रिपुरा के अगरतला में सूचना और सांस्कृतिक मामलों के कार्यालय में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने उत्पात मचाया। यात्री बस समेत 3 वाहनों में आग लगा दी। नेशनल हाईवे
30 पर वाहनों को रुकवाया, फिर डीजल टैंकों को तोड़कर जलाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तिरुनेलवेली थूथुकुडी राजमार्ग पर बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। और अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय जगत की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और कारोबार से जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें हैं, वो भी जान लेते हैं। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे किए घोषित। इसमें टाटा हैरियर और सफारी एडल्ट चाइल्ड दोनों की सेफ्टी के लिए मिले 5 स्टार रेटिंग। भारतीय एजेंसी 15 दिसंबर से दोनों कारों का करा रही थी क्रैश टेस्ट। लोकसभा में नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का किया गया है प्रावधान। आरबीआई ने बैंकों व अन्य संस्थानों के स्तर पर शुरू की कार्ड टोकन की सुविधा। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर अलग अलग ई-कॉमर्स ऐप के खातों से जोड़ सकेंगे। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रिटेल स्टोर्स पर यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन में 1 साल में हुई 118% की बढ़ोतरी। वहीं इसके ट्रांजैक्शन के अमाउंट में 106% की हुई है बढ़ोतरी। टाटा मोटर्स अगले महीने के आखिरी हफ्ते में पंच ईवी कर सकती है लॉन्च। ये सबसे सस्ती फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसमें 350 किलोमीटर की मिलेगी एक्सपेक्टेड रेंज। कीमतें 11.6 लाख से शुरू होकर 12.7 लाख तक हो सकती है। एप्पल अपना 4th जनरेशन एयरपॉड 2024 में करेगा लॉन्च। ये ईयरबड कंपनी के आईफोन 16 के साथ हो सकता है लॉन्च। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इस एयरपॉड को 2 वर्जन और 2 प्राइस ऑप्शन के साथ करेगा लॉन्च। मारुति सुजुकी 2025 में मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी करेगी लॉन्च। कंपनी के मार्केटिंग और सेल्स के सीईओ शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ईवी को अपनाने के प्रोसेस में मारुति हमेशा से मदद करना चाहती है। सेबी ने भारतीय शेयर बाजार में 3 और कंपनियों को आईपीओ लाने की दी मंजूरी। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड और पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड मार्केट में ला सकते हैं अपना आईपीओ। आईपीओ के लिए 1996 के बाद का दूसरा सबसे अच्छा महीना रहा दिसंबर। 11 कंपनियों ने जुटाए 8,182 करोड़ रुपए। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को लगा एक और करारा झटका। कंपनी पर अमेरिका की एक अदालत ने करीब $70 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसमें से $63 करोड़ 10 करोड़ लोगों को बांटे जाएंगे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। कोरियाई तानाशाह ने कहा कि उनके देश की नीति है कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक अमेरिका में अप्रवासियों की संख्या इस साल 2 दशकों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसमें देश की कुल आबादी में वृद्धि हुई है। अमेरिका में 16 लाख नए लोग शामिल हैं। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी गहरी होती जा रही है। देश ने क्वाड के माध्यम से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच एक राजनयिक नेटवर्क है। इजरायल ने 7 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था जिसके बदले में इजरायल ने 40 बंधकों को छोड़ने की मांग रखी थी, पर हमास ने इसे खारिज कर दिया। अब तक इस जंग में करीब 20,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल के 1200 लोग मारे गए। इजरायली हमले में एक दिन में 100 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 17 दिन का नवजात भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही इजरायली सेना। गाजा में जारी इजरायली बमबारी को फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार और क्रूरता बताते हुए मलेशिया ने इजरायल के झंडे वाले सभी मालवाहक जहाजों को अपने बंदरगाहों पर उतरने से प्रतिबंधित कर दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि बीजिंग ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही
जिनपिंग ने कहा कि चीन की प्राथमिकता ताइवान को शांति से लेना है। ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी ने मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर केस करने की दी धमकी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते हफ्ते उनका एक्स का अकाउंट हैक हो गया था, जिसके बाद हैकरों ने महिला विरोधी संदेश पोस्ट किए। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान के लोगों की समस्याएं और भारत की उसके प्रति प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखी। म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। विद्रोहियों ने चीनी सीमा से लगे और महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। और सुपर फास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की खास खबरें। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड। मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा में जश्न का माहौल। बैडमिंटन युगल में भारत का नाम रोशन करने वाले सात्विक और चिराग को मिलेगा खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 जनवरी 2024 को वितरित करेंगी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज 1-1 की बराबरी पर। दोनों टीमें सीरीज जीत के इरादे से उतरेंगी। भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। भारत के शुभमन गिल को पीछे छोड़कर हासिल की उपलब्धि। 42 दिन तक नंबर 1 पर रहे। दुबई में आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार को हुए ऑक्शन के बाद भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज टेनिस कोर्ट में नजर आए। यहां एमएस धोनी और ऋषभ पंत को हाथ में टेनिस रैकेट लिए एक दूसरे के खिलाफ मैदान संभालते हुए देखा गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत महिला टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। शुरुआती ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया के 24 रन पर 2 विकेट गिर गए। T20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम होने पर जिम्बाब्वे के हेड कोच डेव हॉटन ने दिया इस्तीफा। डेव हॉटन ने खिलाड़ियों के साथ अपने रिश्ते में खराबी को भी बताया एक कारण। यूरोपीय महिला T10 लीग में नीदरलैंड्स महिला क्रिकेट टीम की कप्तान आइरिस जवेलिंग ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में सिर्फ 34 गेंद में शतक जड़ दिया। जवेलिंग ने 11 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 102 रन बनाए। इंग्लैंड के क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन ने बिग बैश लीग में रिकॉर्ड पारी खेली। होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस जॉर्डन ने पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ केवल 17 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से अर्धशतक जड़ा। खेल परोपकार से जुड़ी उद्यमी वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF में संचालन समिति की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली बनी पहली भारतीय महिला। इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। शाहरुख खान की स्टारर फिल्म डंकी हुई रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर फैंस के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। माना जा रहा है कि डंकी जवान और पठान से भी ज्यादा बड़ी फिल्म साबित होगी। तेलुगु अभिनेता अदिति शेष और श्रुति हासन की फिल्म डेकॉइट का टीजर लॉन्च। ये फिल्म दर्शकों को डकैतों के गंभीर और गहन दुनिया से परिचित कराएगी। फिल्म डंकी को सिंगल स्क्रीन मालिकों से 100% प्रदर्शन मिलने के बाद सालार टीम ने PVR आइनॉक्स से रिलीज ली वापस। सिनेमाघरों को हो सकता है इससे बड़ा नुकसान। वेब सीरीज शो टाइम की पहली झलक आई सामने। शो नेपोटिज्म और इंडस्ट्री में सत्ता संघर्ष की कहानी पर है आधारित। सीरीज अगले साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम का डब वर्जन एक दिन बढ़ा आगे। फिल्म अब 21 दिसंबर को रिलीज न होकर 22 दिसंबर को होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म न चेक करने पर हुई देरी। जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर सुकेश चंद्रशेखर से सुरक्षा की मांग की। सुकेश ने अदालती कार्रवाई के दौरान अनचाहे संदेश और एक वॉइस नोट भेजा था।
फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा की शूटिंग हुई खत्म। निर्माता कनिका ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर रैप अप पार्टी की तस्वीरें की साझा। सालार फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रखा ए सर्टिफिकेट की श्रेणी में। इसके पीछे का कारण कहानी में कई खूनी युद्ध और हिंसक सीन को बताया गया। फिल्म सफेद का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक विधवा और एक ट्रांसजेंडर की अकल्पनीय प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म 29 दिसंबर को ZEE5 पर होगी रिलीज। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन अपनी आने वाली फिल्म फाइटर लेकर आ रहे हैं। फैंस के बीच मूवी को लेकर जबरदस्त बज हुआ है। फिल्म मेकर्स ने मूवी के दूसरे गाने का टीजर रिलीज किया, जिसका नाम है इश्क जैसा कुछ। और आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर। बड़ी खबर इस समय की, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है और उससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे समारोह से पहले अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। कितना कुछ खास दौरा है आज सीएम योगी का, ये भी पता लगेगा। 22 जनवरी को होगी भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और इसको लेकर लगातार जो सीएम है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। सीधे चलते हैं अयोध्या में मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास और उनसे जानकारी भी लेते हैं। आशुतोष, कितना खास है आज सीएम का ये जो दौरा है और किस तरीके से ये चल रहा है? साथ ही साथ पीएम के आगमन की अगर बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए दीप्ति, आपने पूछा है कि कितना खास है, कितना खास है इसका मैं आपको मुख्यमंत्री के आज के दौरे की बात बताने से पहले बताना चाहता हूं कि कल जो है थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने भी यहां पर भगवान रामलला के दर्शन किए थे और इसके साथ निर्माणाधीन राम मंदिर का जो है कार्य देखा था। उसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया था अपने स्तर पर। आज मुख्यमंत्री रामकथा पार्क के हेलीपैड पर अभी उतर चुके हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के पश्चात वो रामलला का दर्शन करेंगे और साथ ही वो जो है निर्माणाधीन राम मंदिर किस स्तर पर तैयार होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी, क्योंकि 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो 22 तारीख तक चलेगा। वैदिक रीति से तमाम सारे आयोजन और प्रयोजन होंगे वहां पर। इन सब चीजों को और इसके साथ ही दीप्ति मैं बताना चाहता हूं कि संपूर्ण अयोध्या में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार का मंतव्य है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाए, उस लिहाज से जो है इसमें डेवलपमेंट की तैयारियां चल रही हैं। उन तैयारियों के लिहाज से कहां तक काम पहुंचा है मुख्यमंत्री वह भी देखना चाहेंगे। साथ में 30 तारीख को प्रधानमंत्री जब यहाँ श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे उस वक्त क्या तैयारियां हैं उसको भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 22 तारीख को किस तरीके से जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के अवसर पर राम भक्तों को भी सुविधा दी जाए और साथ में शांतिपूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न करवाया जाए। जो तमाम तैयारियां हैं वो वहां पर पूरे जोर शोर के साथ हो रही हैं। और आशुतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे संक्षेप में कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज के लिए भी और आने वाले समय में 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि कई वीआईपी जो गेस्ट हैं वो वहां पर मौजूद होंगे 22 तारीख को। देखिए दीप्ति, सुरक्षा का जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है, लेकिन गोपनीय स्तर पर है। आपको केवल सुरक्षा और व्यवस्थाओं का अंदाजा इसी से लगा लेना चाहिए कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि थल सेना अध्यक्ष ने भी आकर के यहाँ पर चाहे रामलला का दर्शन किया या मुआयना किया, वो सारी चीजें एक होती हैं। कहीं न कहीं सुरक्षा जो है इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है और संपूर्ण अयोध्या को और वीआईपीज़ को सुरक्षित रखना, राम भक्तों को सुरक्षित रखना, यह निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है जिसको लेकर के तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। लेकिन दीप्ति, एक खास बात बता रहा हूं आपको कि पूरे देश में जिस तरह से आवेग है इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, दिल्ली से लोग चले आ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, मंदिर निर्माणाधीन है, बावजूद उसके कितना बना। रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय का अभाव है और हम देख तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। तो सुपर फास्ट 100 में आज हमारे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।